नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरी इस यूट्यूब चैनल में। रोज अभ्यास तो परीक्षा पास सीरीज का ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि पिछले दो वीडियोज में मैंने लगभग 10-12 क्वेश्चन लिए थे और उन क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो ठीक वैसे ही आज 10-12 क्वेश्चंस होंगे और उनको मैं जो है अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जो वीडियो श्रृंखला है ये आपके सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, या मैं कहूँ हमारे छत्तीसगढ़ में जो भी परीक्षाएं होती है और उनमें छत्तीसगढ़ संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वैसे परीक्षाओं के लिए यह श्रृंखला काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। सीधे हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले तो मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग जो है आंसर करने की कोशिश करिएगा मुझसे पहले। ठीक है, सही होना गलत होना वो बाद की बात है, बट आप लोग जो है आंसर देने की कोशिश करिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शक्तिपीठ नहीं है? निम्न में से कौन शक्तिपीठ नहीं है? शक्तिपीठ का क्या मतलब होता है? हमारे यहाँ शक्ति जो है ना, जो माँ दुर्गा हैं उनके जो अनेक जो रूप हैं उनको जो है शक्ति के रूप में जाना जाता है, और माँ दुर्गा के अलग अलग जो रूप हैं अलग अलग जगह पर विद्यमान हैं जिनको शक्ति पीठ के रूप में जाना जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में काफी सारे ऐसे स्थल हैं जो देवियों से संबंधित है, मतलब कि माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों से संबंधित है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन शक्तिपीठ नहीं है। अगर मैं बताऊं यहाँ पर, तो डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी माता का मंदिर है यहाँ पर राजनांदगांव डोंगरगढ़ में। तो जो माँ बमलेश्वरी है ये एक शक्तिपीठ है। डोंगरगढ़ क्या है? एक शक्तिपीठ है, क्योंकि बमलेश्वरी माता जो है शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा का ही एक रूप है। अगर हम चंद्रपुर की बात करें, चंद्रपुर यहाँ पर जो है चंद्रहासिनी माता का मंदिर है और ये भी जो है माँ दुर्गा का ही एक रूप है। रतनपुर में माँ महामाया, ठीक, रतनपुर में माँ महामाया ये भी जो है शक्ति, माँ शक्ति दुर्गा इनका ही एक रूप है। ठीक है, तो यहां आपको क्या बताना है कि निम्न में से कौन शक्तिपीठ नहीं है? तो भाई डोंगरगढ़ है, डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी, चंद्रपुर में चंद्रहासिनी और रतनपुर में है मां महामाया। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, अगर मैं राजिम की बात करूं तो राजिम में है राजीव लोचन मंदिर जो कि विष्णु जी से संबंधित है। तो भाई ये शक्तिपीठ नहीं होगा। भोरम देव की बात करें तो यहाँ पर भोरम देव, ठीक है, जो कि एक आदिवासी देवता है, तो ये भी जो है शक्तिपीठ नहीं है। यहाँ पर कुदूरगढ़ की बात करें, क्योंकि मुझे पता है आप में से काफी सारे लोग यहाँ पर क्या आंसर चूज करने वाले हैं, तो 1, 5, 6 इसको आप लोग आंसर सिलेक्ट करने वाले हैं, जो कि आपका गलत होगा, क्योंकि कुदूरगढ़ जो कि सूरजपुर जिले में है। ठीक, कुदूरगढ़ कहाँ पर है भाई? सूरजपुर जिले में है, और यहाँ पर है कुदूरगढ़ देवी, कुदूरगढ़ देवी। ठीक है, कुदूरगढ़ देवी जो कि एक शक्तिपीठ है। ठीक है, तो कुदूरगढ़ भी क्या है? एक शक्तिपीठ है। तो डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी माता, चंद्रपुर में चंद्रहासिनी माता, रतनपुर में महामाया माता और कुदूरगढ़ में कुदूरगढ़ देवी। तो ये चारों जो हैं शक्तिपीठ है। ध्यान रखेंगे, हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 5 शक्तिपीठ हैं। पहला तो डोंगरगढ़ हो गया, दूसरा चंद्रपुर हो गया, तीसरा रतनपुर हो गया, चौथा कुदूरगढ़, और पांचवा शक्तिपीठ ध्यान रखेंगे दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माता। ठीक, तो 5 शक्तिपीठ आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? शक्तिपीठ नहीं है। तो भाई यहां पर 1 और 2 जो है शक्तिपीठ नहीं है, ये दोनों जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे पहला चीज की भाई 5 शक्तिपीठ हैं, और कहां कहां पर है ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि किस स्थान में देवी हैं, किस स्थान पर देवता हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सलवा जुडुम के संस्थापक थे? सलवा जुडुम, देखिएगा सलवा जुडुम, इससे काफी बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो सलवा जुडुम की अगर हम लोग बात करें तो बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद के विरुद्ध सलवा जुडुम की शुरुआत की गई थी। इसकी जो शुरुआत हुई थी लगभग 2005 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी सलवा जुडुम की। और इसके जो शुरू करने वाले जो संस्थापक, जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि सलवा जुडुम के संस्थापक थे, तो पहला चीज तो याद रखना है नक्सलवाद के विरुद्ध। दूसरा चीज कि भाई ये 2005 के आसपास में इसको शुरू किया गया था। कहां पर? तो बस्तर संभाग में, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ का जो बस्तर वाला जो एरिया है, ठीक,
वो नक्सलवाद से सर्वाधिक ग्रसित है। ठीक है, तो वहीं पर जो है नक्सलवादियों के विरुद्ध पैरेलर एक आर्मी खड़ी की गई, जो आदिवासी थे ना, जो वहीं के जो ट्राइबल कम्युनिटी थे, जो सबसे ज्यादा नक्सलवादियों से प्रभावित थे, मतलब नक्सलवादियों ने उनको ही सबसे ज्यादा परेशान किया था, तो वो भुक्तभोगी थे। तो उनकी एक आर्मी तरह की बनाई गई, जिसको नाम दिया गया सलवा जुडुम। ठीक है, सलवा जुडुम का जो मतलब होता है शांति यात्रा। ठीक, शांति यात्रा इसको हम लोग कह सकते हैं, सलवा जुडुम का मतलब। अब आते हैं भाई इसके संस्थापक कौन थे। गुंडाधुर मत टिक करना, क्योंकि गुंडाधुर तो भाई 1910 में भूमकाल आंदोलन से संबंधित है ना, वीर गुंडाधुर। शहीद गेंद सिंह 1825 में परलकोट में इन्होंने विद्रोह किया था। भाई इस जमाने में नक्सलवाद टाइप की कोई चीज अस्तित्व में नहीं थी। वीर गुंडाधुर के समय में, गेंद सिंह के समय में। कवासी लखमा की बात करें तो ये वर्तमान समय में जो कोंटा विधानसभा क्षेत्र है वहां से विधानसभा सदस्य हैं, और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, आबकारी मंत्री। और इनके ऊपर जो है अभी केस वगैरह भी चल रहा है। ईडी का छापा वापा पड़ा था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। ठीक है ना, ईडी, ठीक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं, ईडी को क्या कहेंगे आप लोग बताइएगा मुझे। ठीक, तो उनका जो है छापा वगैरह भी पड़ा था, तो ये जो है आजकल चर्चे में है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो संस्थापक कौन है भाई? शहीद महेंद्र कर्मा। शहीद महेंद्र कर्मा, जो कि बस्तर क्षेत्र के एक प्रख्यात राजनीतिज्ञ थे। बस्तर क्षेत्र ही क्या भाई, ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ के एक बड़े जाने माने नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये जुड़े हुए थे, और इन्होंने ही जो है बस्तर में नक्सलवाद के विरुद्ध सलवा जुडुम की शुरुआत की थी। और सलवा जुडुम ने नक्सल गतिविधियों पर बहुत ज्यादा अंकुश लगाया था, क्योंकि सलवा जुडुम में जो लोकल्स थे ना, उन्हीं को शामिल किया गया था। और लोकल्स जो है वो बस्तर के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे, वहां की भाषा, बोली, रहन सहन, सब चीज से वो वाकिफ थे, मतलब वही लोग थे। ठीक, तो नक्सली उनके क्षेत्र में आते तो भाई इनको पता चल जाता था कौन सा एरिया है, किस तरह से लोग काम करेंगे। ठीक, तो सलवा जुडुम ने नक्सलवादियों को काफी परेशान किया, ये मैं बोल सकता हूं, या फिर नक्सल गतिविधियों पर काफी अंकुश लगाया। और इसी कारण जो नक्सलवादी है वो महेंद्र कर्मा के जान के दुश्मन बन गए। और 25 मई 2013 नक्सलवादियों ने महेंद्र कर्मा जी की हत्या कर दी। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। 25 मई 2013 को दरअसल हुआ ये था कि 25 मई सन 2013 को सुकमा में किसी स्थान पर छत्तीसगढ़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे उन्होंने बैठक आयोजित की थी, क्योंकि उसी साल जो है विधानसभा चुनाव होने थे नवंबर दिसंबर में। तो तैयारियां शुरू हो चुकी थी। तो कांग्रेस पार्टी जो है अपने पक्ष में, एक तरह से बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए कि एक हवा तैयार करने के उद्देश्य से, या फिर वहां पर जो है अपने पार्टी को पार्टी के लोगों का कुछ मीटिंग वगैरह लिया होगा, तो उसमें कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता, जिनमें नंद कुमार पटेल, कवासी लखमा, छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, महेंद्र कर्मा, ये सब इसमें शामिल थे। और भी बहुत सारे नेता थे, छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े नेता, और बस्तर क्षेत्र के भी काफी सारे नेता इसमें थे। और ये सभी नेता जो हैं सुकमा क्षेत्र में इन्होंने मीटिंग लिया, बैठक आयोजित की, और उसको समाप्त करके ये जो है बाई रोड जो है सुकमा से जगदलपुर के लिए निकले। ठीक, और रास्ते में ही जो दरभा घाटी क्षेत्र में एक घाटी पड़ता है, झीरम घाटी, वहां पर नक्सलवादियों ने इस काफिले पर हमला कर दिया, और काफिले में मौजूद बहुत सारे नेताओं की हत्या कर दी, जिसमें नंद कुमार पटेल एक बड़ा नाम, शहीद महेंद्र कर्मा, इनको भी जो है हत्या कर दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर टारगेट जो है महेंद्र कर्मा ही थे, और नक्सली जो है एक बड़े घटना को अंजाम देना चाहते थे। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि 25 मई सन 2013 को झीरम घाटी हत्याकांड, जिसमें शहीद महेंद्र कर्मा शहीद हो गए, इनको बाद में जो है शहीद का दर्जा दिया गया। और आगे चल करके बस्तर संभाग का एकमात्र विश्वविद्यालय, जो बस्तर विश्वविद्यालय के नाम से वर्ष 2008 में स्थापित हुआ था, उसका नामकरण शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पर रखा गया। तो ये तमाम चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो यहां से जानना क्या है, सलवा जुडुम संस्थापक कौन? शहीद महेंद्र कर्मा। कब स्थापना हुई थी? तो 2005 में। क्यों स्थापना हुई थी? नक्सलवाद के विरुद्ध। कहां स्थापना हुई थी? बस्तर क्षेत्र में स्थापना हुई थी। ठीक, स्थानीय लोगों की आर्मी तैयार की गई थी। ठीक, उसके बाद अगला चीज ध्यान रखना है कि महेंद्र कर्मा की हत्या कब की गई? तो 25 मई सन 2013 को, झीरम घाटी, जिला सुकमा। और इसमें जो है कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मारे गए थे, जिनमें एक नंद कुमार पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सिद्धखोल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सिद्धखोल जलप्रपात। तो भाई बेसिक सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है सीजीपीएससी व्यापम में बहुत पूछा जाता है। वैसे जो भी छोटे छोटे जलप्रपात पर्यटन स्थल होंगे मैं उनको जो है अपने वीडियो में शामिल करता रहूंगा, आप लोग नोट करते जाइएगा जैसा भी आपको ठीक लगे। तो सिद्धखोल जलप्रपात इसकी बात करें तो यह है भाई बलौदाबाजार जिले में। ठीक है, कहाँ पर है? बलौदाबाजार जिले में। यहाँ पर एक जगह है कसडोल। ठीक, कसडोल में पड़ता है सिद्धखोल जलप्रपात। ठीक है, सिद्धखोल जलप्रपात। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राज्य का 28वां जिला कौन सा है? काफी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, राज्य का 28वां जिला कौन सा है? एकदम आंख बंद करके आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, तो भाई ये भी 2022 में बना है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर ये भी 2022 में बना है। सारंगढ़, बिलाईगढ़ ये भी 2022 में बना है। तो 28वां जिला कौन सा है? 28वां जिला है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जो 2020 में गठित हुआ था। ठीक है, 2020 में गठित हुआ था गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। बिलासपुर जिले के 3 तहसीलों को अलग करके गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला बनाया गया। उसके बाद 2022 में 5 जिले बनाए गए, उनमें से ये 3 है। और चौथा होगा इसमें आपका खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, और 5वां होगा सक्ती। ठीक है, तो अभी जितने भी नए जिले बनाए गए हैं इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवीन जिला महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करता है? व्यापम हो, पीएससी हो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछता है, खास करके व्यापम में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको तैयार रहना है। बेसिक सा चीज है, शुरू में ही सब इसको पढ़ते हैं। तो कौन सा नया जिला महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करता है? मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी की बात करें तो आपका उत्तर यही होगा, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, जो कि दक्षिण राजनांदगांव के क्षेत्र को, दक्षिण राजनांदगांव के जो 2 तहसील थे, मोहला और मानपुर, अंबागढ़, चौकी, मोहला, मानपुर और अंबागढ़, चौकी। ठीक है ना, मोहला, मानपुर एक तहसील, अंबागढ़, चौकी दूसरा तहसील। इन दोनों तहसीलों को मिलाकर के क्या बनाया गया? मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिला। ठीक, बात करें अगर हम लोग मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरत, अच्छा ये जो है आपके महाराष्ट्र को स्पर्श करता है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, इस जिले की अगर हम बात करें तो कोरिया जिले का जो पश्चिमी भाग है उसको अलग करके बनाया गया मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला, जो कि मध्य प्रदेश राज्य को स्पर्श करता है। ये किसको स्पर्श करेगा? मध्य प्रदेश को। उस बाद शक्ति जिला, शक्ति जिला की बात करें तो जांजगीर चांपा के पूर्वी भाग को अलग करके शक्ति जिला बनाया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से भाग को अलग किया गया। और शक्ति जिला जो है एक भू आविष्ठित जिला है जो कि किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, ये जो जिला है ये राजनांदगांव जिला के उत्तर के, राजनांदगांव जिला के उत्तरी भाग के 3 तहसीलों को अलग करके, 3 तहसील कौन कौन से थे? खैरागढ़, छुईखदान और गंडई, इनको अलग करके एक जिला बनाया गया, नया जिला। और ये जो जिला है मध्य प्रदेश राज्य को स्पर्श करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला उड़ीसा राज्य की सीमा से लगा हुआ है? तो भाई उड़ीसा राज्य की सीमा से लगा हुआ जिला कौन सा है? मैंने अभी बताया, शक्ति भू आविष्ठित जिला है। भू आविष्ठित जिला का क्या मतलब होता है? ऐसे जिले जो किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श न करते हो। आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने जिले हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, अर्थात भू आविष्ठित जिला है। सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिला की बात करें तो ये जो है अपना क्या कहते हैं लगा हुआ है, उड़ीसा से लगा हुआ है। ठीक, तो आपका उत्तर होगा यही, सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिला जो है उड़ीसा राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। बलौदाबाजार जिला ये भी एक भू आविष्ठित जिला है, शक्ति की तरह। कांकेर जो है ये उड़ीसा राज्य को स्पर्श नहीं करता है, ये जो है महाराष्ट्र को स्पर्श करता है। ठीक, तो यहाँ आंसर क्या होगा? सारंगढ़, बिलाईगढ़। अगला क्वेश्चन है, कैलाश गुफा किस जिले में है? तो भाई कैलाश गुफा किस जिले में है? तो ध्यान रखना, कैलाश गुफा हमारे छत्तीसगढ़ में 2 क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इनमें से जो अपने बस्तर क्षेत्र के जो लोग होंगे वो आंसर करेंगे इनमें से कोई नहीं, तो आपका उत्तर होगा गलत, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में जसपुर में भी एक कैलाश गुफा देखने को मिलता है। जसपुर का जो बगीचा तहसील है वहां पर जो सामरवार करके एक जगह है, वहां पर हमको जो है
कैलाश गुफा देखने को मिलता है। वहीं बस्तर जिले में जो कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर हमें कैलाश गुफा देखने को मिलता है। तो दो क्षेत्रों में कैलाश गुफा, एक बस्तर और एक जसपुर, अर्थात उत्तरी छत्तीसगढ़, दक्षिणी छत्तीसगढ़। ठीक, आंसर हो जाएगा जसपुर। अगला क्वेश्चन है सफेद पानी जलप्रपात। सफेद पानी जलप्रपात कहाँ स्थित है भाई, किस जिले में? तो सफेद पानी जलप्रपात, ध्यान रखना, ये दंतेवाड़ा जिले के बचेली में स्थित है। ठीक है, दंतेवाड़ा जिले में जो बचेली है ना, वहां पर स्थित है सफेद पानी जलप्रपात। तो लोकल टूरिस्ट के रूप मतलब लोकल टूरिस्ट प्लेस के रूप में ये जाना जाता है। अगला है वर्ष 2022 में स्थापित कौन सा जिला भू आविष्ठित जिला है? तो भू आविष्ठित जिला आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितने ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये भू आविष्ठित जिला नहीं है। मैंने अभी बताया कि भाई ये जो है मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है। खैरागढ़, चुई खदान, गंडई, ये भी मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है। सारंगढ़, बिलाईगढ़, ये उड़ीसा को स्पर्श करता है। तो शक्ति यहाँ पर क्या होगा, भू आविष्ठित जिला, उत्तर हो जाएगा शक्ति। अगला है नांदगांव रियासत का विलय किस जिले में हुआ था? तो देखो, नांदगांव जो कि किसी जमाने में रियासत हुआ करता था, मतलब कि ब्रिटिश काल में नांदगांव एक रियासत हुआ करता था। तो नांदगांव का विलय किस जिले में हुआ था, यह आपको बताना है। देखो, हुआ ये था कि हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 14 देसी रियासत थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इन देसी रियासतों को भारत संघ में विलय किया गया और इनसे जो है नए नए प्रशासनिक क्षेत्र बनाए गए, नए जिले बनाए गए। कुछ रियासतों को पुराने जिलों में शामिल किया गया, कुछ को अलग तरह के प्रशासनिक क्षेत्रों में रखा गया। ठीक, तो हमारे यहाँ जो नांदगांव रियासत था, तो इसको किस जिले में इसका विलय किया गया, ये आपको बताना है। दुर्ग दिया है, राजनांदगांव दिया है, या फिर पृथक जिला बनाया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा, अगर हम नांदगांव की बात करें तो वर्तमान समय का जो राजनांदगांव है वही राजनांदगांव है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप आंसर करेंगे राजनांदगांव तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि नांदगांव रियासत का विलय हुआ था दुर्ग जिले में। ठीक है ना, दुर्ग जिले में इसका विलय हुआ था। इसके अलावा जो खैरागढ़ जिला है, खैरागढ़ रियासत है, गंडई रियासत है, कवर्धा रियासत है, इन सब का विलय जो है दुर्ग जिले में किया गया था। ठीक, आगे चल करके 1973 में दुर्ग जिले के पश्चिमी भाग को अलग करके एक नया जिला बनाया गया जिसको नाम दिया गया राजनांदगांव। ठीक, जिसमें ये जितने भी मैंने रियासत बताए वो सारा एरिया इसमें आता था। तो आंसर हो जाएगा आपका दुर्ग, नांदगांव को दुर्ग में विलय किया गया। अगला है 24वां राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था? 24वां वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था भाई? तो 24वां वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन ये किया गया था रायपुर में। ध्यान रखेंगे, वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता रायपुर में आयोजित किया गया था। 27 से 31 दिसंबर 2024 तक ये चला था। ठीक है, 27 दिसंबर से शुरू होकर के 31 दिसंबर 2024 तक ये कार्यक्रम चला था। इसमें तीरंदाजी और फुटबॉल जैसे खेलों को विशेष महत्व दिया गया था। जनजातीय लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। सोमवती अमावस्या कब होता है? सोमवती अमावस्या, तो भाई सोमवती अमावस्या, तो सोमवती अमावस्या, इस क्वेश्चन को मैंने पिछले किसी वीडियो में भी पूछा था। तो सोमवती अमावस्या जो है ऐसी अमावस्या जो सोमवार के दिन पड़ता हो। ठीक, ऐसी अमावस्या जो सोमवार के दिन पड़ता हो उसको क्या कहते हैं? सोमवती अमावस्या। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो है पूछ लिया जाता है। अगला है विकास खंड का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? विकास खंड जिसे ब्लॉक भी कहा जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में कितने विकास खंड है आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने विकास खंड है। ठीक, कितने ब्लॉक हैं, कितने उपखंड हैं। इसको उपखंड भी बोला जाता है, ब्लॉक भी बोला जाता है, खंड भी बोला जाता है। ठीक, विकास खंड। ठीक है, तो विकास खंड का प्रमुख अधिकारी होगा खंड विकास अधिकारी। क्या होगा? खंड विकास अधिकारी। खंड का मतलब ब्लॉक, विकास का मतलब डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको हम कहेंगे BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी। ध्यान रखना, ग्रामीण विकास हेतु विकास खंड का गठन किया जाता है। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखना जो कि मेरे ख्याल से पूछा गया है कि विकास खंड जो है
राजस्व विभाग के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। बाकी अगर हम बात करें तो भाई एसडीएम आपको पता ही होगा, तहसीलदार तहसील का प्रमुख होता है, नायब तहसीलदार तहसीलदार के अंडर होता है। ठीक, निम्न में से किसे पांचवें धाम के रूप में माना जाता है? तो हमारे छत्तीसगढ़ का वह स्थल कौन सा है जिसे पांचवें धाम के रूप में माना जाता है? तो पांच धाम, पांचवा धाम, तो भाई इससे पहले चार धाम होंगे, तो चार धाम किनको कहा जाता है? बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ हो गया पहला धाम। उसके बाद होगा आपका द्वारकाधीश, ठीक, द्वारका धाम। उसके बाद जगन्नाथपुरी, फिर रामेश्वरम धाम। तो ये जो है इनको चार धाम कहा जाता है। ठीक है, चार धाम। तो पांचवा धाम किसको कहा जाता है? हमारे छत्तीसगढ़ के एक स्थल को कहा जाता है पांचवा धाम, वो है शिवरी नारायण। शिवरी नारायण को पांचवें धाम के रूप में माना जाता है। शिवरी नारायण वही जहां पर माता सबरी ने अपने जूठे भी बेर भगवान श्री रामचंद्र जी को खिलाया था। उनका ये था कि भाई वो राम जी को खट्टे बेर नहीं खिलाना चाहती थी, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, चख चख करके मीठे स्वादिष्ट बेरों को अलग करके रख लिया। और जब राम जी उनकी कुटिया में आए, उनके आश्रम में आए, तो उसको, उस बेर को जो है उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को भोग के रूप में खिलाया अपने हाथों से। ठीक है, तो ये घटना जो है शिवरी नारायण से हुई। और शिवरी नारायण का जो नामकरण है ये सबरी और नारायण, सबरी नारायण, नारायण जो कि विष्णु जी का एक नाम है और राम जी जो है विष्णु जी के ही अवतार थे। तो सबरी नारायण इसका नाम बताया जाता है, जो कालांतर में अपभ्रंशित होकर के शिवरी नारायण हो गया और शिवरी से फिर ये हो गया शिवरी नारायण। ठीक, तो इस तरह से आप लोग चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर हम बात करें तो राजिम की बात करें तो राजिम में है राजीव लोचन मंदिर, जो कि गरियाबंद में है, भोरमदेव में भोरमदेव। ठीक है, सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर, जो कि एक विष्णु मंदिर है। ठीक, ध्यान रखना ये तमाम चीज़ें। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये जो वीडियो है काफ़ी अच्छा लगा होगा और जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए थे वो आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब मिलते हैं हम लोग कल सुबह, ठीक, ऐसे ही कुछ और प्रश्नों के साथ। अच्छा, एक बात और, आपने कितने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं वो मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई डाउट हो तो वो भी जरूर बताइएगा। ठीक, तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।